हाय, माय नेम इज़ दिलीप कुमार। आई एम अ फैकल्टी ऑफ स्टडी खजाना। आपने मेरी पिछली कुछ क्लासेस के अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह सीखे थे और उसमें एक चैप्टर एवरेज भी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को आप स्कूल टाइम में भी पढ़ चुके हैं, जिसे टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं, जिसे समय दूरी चालों के सवालों से हम संबोधित कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट 1 जिसे हम कहते हैं सामान्य प्रश्न अर्थात जनरल क्वेश्चंस, पार्ट 2 जिसे हम बोलते हैं जनरली ट्रेन्स प्रॉब्लम यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित समस्याएं, और पार्ट 3 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 3 में आते हैं हमारी बोट एंड स्ट्रीम की प्रॉब्लम्स यानी कि नाव और धारा के सवाल। तो आज हमें बेसिकली पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में जनरल प्रॉब्लम्स, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में सबसे पहले हमारे आते हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज, जिसमें अगर हमें कभी टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, या फिर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो एक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको 100 किलोमीटर का एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाए, तो आपके सामने सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी, जाओगे कैसे। मीन्स किसी ना किसी स्पीड से, किसी ना किसी सोर्स से। तो जिस स्पीड से आप जाना चाहते हो उसमें 2 चीजें आपकी फिक्स हो गई, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस और 2 घंटे का टाइम। अगर आप 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो हर घंटे में आपको कितना ट्रैवल करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर ओरली आपसे पूछूं तो आप सोच रहे होंगे 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर ट्रैवल तो किया, उसके संग कनेक्ट क्या हुआ, 1 घंटा। तो रिलेशन अगर हम स्पीड के यूनिट का बनाएं तो किलोमीटर से पर आवर का रिलेशन आया। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जब भी स्पीड की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा? नहीं, कभी कभी कुछ और भी यूनिट्स होती हैं जिससे हम टाइम एंड डिस्टेंस की स्पीड वगैरह को कैलकुलेट करते समय रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ बात आती है कि वो दूसरी रिप्रेजेंटेशन यूनिट क्या होगी। कभी कभी हमें स्पीड मीटर पर सेकंड की जरूरत पड़ती है, उस समय हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं मीटर में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने 100 किलोमीटर बोला, अगर वो 100 किलोमीटर की जगह 100 मीटर है तो डेफिनेटली हम मीटर यूनिट को देख रहे हैं, और वो जो यूनिट होगी दैट विल बी मीटर, और उस पर जब हम काम करेंगे तो डिस्टेंस कम होने की वजह से हो सकता है उसे ट्रैवल करने में कुछ मिनट, जिसे कन्वर्ट करके हम कुछ सेकंड में भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से मीटर पर सेकंड की स्पीड भी हम बना के रखते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने कैलकुलेशन की और आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आया, जबकि आंसर दे रखा है मीटर पर सेकंड में, तो फिर उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको जब आप खुद कैलकुलेट करने लगते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स पर आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो यूनिट है जो टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड के साथ जुड़ी हुई है वो कैसे बनी हुई है और उसमें कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जनरल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 5 hours. फाइंड हिज स्पीड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है और हमें इंफॉर्मेशन में डिस्टेंस और टाइम अवेलेबल है। स्पीड निकालने के लिए जैसा कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने दिए हुए डिस्टेंस को दिए गए समय में डिवाइड करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितने में आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है डिस्टेंस दैट इज 200 किलोमीटर एंड टाइम दैट इज 5 hours। फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस और टाइम जो हमारे पास अवेलेबल है इसे हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमें मिलेगा स्पीड। यूनिट में हमारे पास किलोमीटर और आर है,
इसलिए आंसर भी जब आएगा तो वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो हम कह सकते हैं दैट solution of this problem is distance that is 200 kilometer and the time 5 hours. इसे आपने कैंसिल किया, so you are getting here 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ भैया, स्क्रीन चली गई। अच्छा, ये करना पड़ेगा। अब ये जो बीच में बोल दिया एडिट कर लेना। तो दिस वाज द प्रॉब्लम इन विच वी फाइंड आउट हाउ टू फाइंड द स्पीड। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, जहां पे स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, वहीं से सिंपल तरीका जिससे हम दूसरा फॉर्मूला डेरिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं। आमतौर पे बराबर के बाईं और दाईं तरफ, लेफ्ट और राइट साइड में जब वैल्यूज रेशो में लिखी होती हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस को यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू में टाइम। लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दिस फॉर्मूला वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। A person goes at the rate of 90 kilometer per hour to his office. And reaches in 2 hours. एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है और 2 घंटे में पहुंचता है। यहां हमें नहीं पता कि उसका दफ्तर उसके घर से कितनी दूरी पर है, तो दूरी निकालने का मतलब है डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक स्पीड और एक टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो अगर वो पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, तो हम क्या करें? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम his house to office। तो क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है और इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है बेसिकली s इंटू में t। s मीन्स स्पीड। स्पीड हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दैट इज 2 hours। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए जिन चीजों को हमें मल्टीप्लाई करना है, स्पीड और टाइम को, उसकी वैल्यू हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर एंड 2 hours। सो व्हेन यू विल कैंसिल इट देन यू विल गेट द आंसर 180 किलोमीटर। यहां पर h से h यानी कि यूनिट जो ऑफ टाइम जो कैंसिल हो गई और हमारा फाइनल आंसर आया 180 किलोमीटर। इट वॉज द second example where we have understood what is the second formula of time and distance। पहले में हमने देखा कि स्पीड कैसे निकालते हैं, दूसरे में हमने देखा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जनरली। थर्ड क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे हम क्या निकालने वाले हैं। क्या बचा बेसिकली हमारे पास? टाइम। इसी फॉर्मूले से जहां पर हम पढ़ रहे थे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वहीं अगर हम इसे फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है टाइम इंटू में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और फिर अगर टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीन्स दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ पर्सन covers 600 kilometer at the rate of 60 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। फाइंड हिज स्पीड। बताइए कि उसकी गति क्या होगी, सॉरी बताइए कि उसे कितना समय लगेगा। यहां पर टाइम निकालने के लिए हमें बेसिकली
डिस्टेंस पता होना चाहिए, दैट इज 600 किलोमीटर गिवन है, और पता होना चाहिए स्पीड, वो भी दी हुई है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इस फॉर्मूले को देखें तो टाइम किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो यहां पर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 600 किलोमीटर और स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आता है 10 आवर्स। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 600 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 10 आवर्स। आप सोच रहे होंगे जनरली कि ये छोटी छोटी चीजें आपको आती हैं, ऑफ कोर्स आती होंगी, लेकिन बेसिक चीजें अगर एक बार रिपीट कर ली जाए तो आगे जाके जब हम उसका यूज करते हैं तो और अच्छे से समझ आने लगती हैं। ये क्वेश्चन इतने सिंपल और इतने इजी हैं कि यहीं से अगर हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स ये बेसिक चीजें हमें हेल्प करेंगी उन्हें समझने के लिए। अभी आपने 3 फॉर्मूले सामान्य तौर पर जनरल से सिंपल से क्वेश्चंस के साथ समझे, जिसमें कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेट किया डिस्टेंस को, स्पीड को और टाइम को। अगर इसी स्पीड के साथ कभी एक ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए जिसे एक अलग से चैप्टर से आप पढ़ते आए हैं, जो कि आपने पिछली क्लास में मेरे साथ पढ़ा है, एवरेज, या जिसे हम हिंदी में कहें औसत। तो अगर हम चाल यानी कि स्पीड के साथ एवरेज वर्ड यूज करते हैं तो फॉर्मूला बनता है एक नए तरीके से एवरेज स्पीड। अब सोचेंगे ये कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है, क्या दोनों चीजें सेम है या नहीं। दरअसल जब आप बहुत सारे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते हैं और अलग अलग तरीके से ट्रैवल करें तो ऐसे में उस सारे डिस्टेंस में अगर आपके पास कुछ वेरिएशन रहा आपकी स्पीड का, तो हर बार जो स्पीड है वो अलग अलग है और उन सारी स्पीड से आप फाइनली ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो टोटल डिस्टेंस जो आप ट्रैवल कर चुके हैं उसे अब आप किसी एक सिंगल स्पीड से ट्रैवल करना चाहें तो वो क्या होनी चाहिए। उस स्पीड को हम जनरली एवरेज स्पीड बोलते हैं या जिसे हम औसत गति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये कहूं कि आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और आपकी स्पीड रहती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोबारा आप फिर 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो आपकी स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कहीं ना कहीं 80 किलोमीटर को ट्रैवल करने में आपने 2 अलग अलग स्पीड को यूज किया, जिससे टोटल टाइम आपको लगा होगा। अब आप चाहते हैं कि 80 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम आपको लगा है, अभी आपको पता नहीं है कि कितना टाइम लगा है क्योंकि आपने कैलकुलेट नहीं किया, बट जो भी टाइम आपको लगा है, अगर इतने ही टाइम में आपको 80 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो सही मायने में आपकी सिंगल स्पीड क्या होनी चाहिए। तो स्पीड बाय द स्पीड्स समटाइम ऑल्सो द प्रॉब्लम। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डिस्टेंस भी गिवन नहीं होता और बस ये पता होता है कि स्पीड्स आपको दे रखी हैं और आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर हम छोटी सी बात कहें, जैसे आपसे ही पूछ लें, सपोज आपका नाम दीपक है और आपसे कहूं कि दीपक आपका नाम क्या है, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, सुन के ऐसे लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, नाम तो आप मेरा ले ही रहे हो। जब कंपटीशन के अंदर इस तरह का सवाल आता है तो क्वेश्चन यूं होता है, अ पर्सन गोज एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है एंड कम्स बैक एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 की स्पीड से आता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब ध्यान से देखो, स्पीड ही दे रखी है, स्पीड ही पूछ रहा है। जैसे मैं बोल रहा था दीपक आपका नाम क्या है, हो सकता है दीपक आपका नाम क्या है में कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि कुछ गलत है, लेकिन जो मैथ्स का सवाल मैंने बोला वो गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 अलग अलग स्पीड से हमें किसी एक स्पीड तक पहुंचना है। वहां दीपक से दीपक ही है, चेंज नहीं हो सकता कुछ, बट यहां पॉसिबल है। अब गलती होने के चांसेस की बात करते हैं। फर्ज कर लो एक दीपक और एक संदीप है, एक की उम्र 40 है और दूसरे की 60, और मैं आपसे पूछूं कि उन दोनों की औसतन आयु या एवरेज एज क्या होगी, तो आप फट से 40 और 60 को जोड़ देंगे, 100 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से आपका आंसर आएगा 50 वर्ष, 50 ईयर्स। आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप औसतन आयु निकाल रहे थे, ना कि औसतन गति। इस एग्जाम्पल से जहां इस बात का कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप किसी 2 व्यक्तियों की औसतन आयु निकालना सीख गए हैं, वहीं एक मिसकॉन्सेप्ट भी पैदा हो जाता है कि सेम फॉर्मूला अगर आप एवरेज स्पीड में लगा देते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। और
आपको फंसाने के लिए, ताकि आप गलत आंसर दें, पहले ऑप्शन में भी यही लिखा होगा 50 किलोमीटर पर आवर। अगर उस 40 और 60 की जगह पे 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप कभी भी इन्हें जोड़कर 2 से भाग नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन राइज हुआ ना। मीन्स ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए किस शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, या फिर अगर कभी शॉर्टकट ही भूल जाएं तो क्या किया जाए कि आंसर आ जाए। तो सबसे पहले फॉर्मूला डेरिवेट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो शॉर्टकट हम डेरिवेट करने जा रहे हैं वो तब यूज होंगे जब जब डिस्टेंस बराबर होंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी डिस्टेंस बराबर ना हो, तब क्या करेंगे आप? लेट्स सी। सबसे पहली बात कि एवरेज स्पीड जिसे हम औसत चाल बोलते हैं, उसे निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला स्पीड से ही बना है। और स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस और टाइम की जरूरत पड़ेगी। अब वो आसान सा फॉर्मूला या पिछला एग्जाम्पल जो आपने किया उसका यहां यूज कैसे होगा? डिस्टेंस और टाइम अपनी जगह रहेंगे, लेकिन एवरेज वर्ड यूज होने से यहां एक और शब्द यूज होने लगेगा, टोटल। जो भी आपने ट्रेवल किया या जो भी आपने टाइम लिया, इसीलिए फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कभी कभी आप में से कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के अंदर बहुत से स्टूडेंट से पूछा, लगभग 50-50, 60 स्टूडेंट मुझे सुनते हैं, तो उसके अंदर मोस्टली बच्चे ये जवाब देते हैं कि अगर 2 स्पीड हो हमारे पास और हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। फॉर्मूला गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट वही फॉर्मूले पर जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, मतलब 2xy क्या है और x प्लस वाई क्या है, या फॉर्मूला बना कैसे, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें इतना पता है इसे यूज करना है। वो छोटी सी बात है, आपको लाल रंग के गाजर के हलवे के बनने का शौक है तो क्या लाल रंग की मिर्ची डाल दोगे? कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। रंग से मतलब नहीं है, फार्मूले से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। आइए चलिए, वो जो 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं स्टूडेंट, वो कैसे डेरिवेट होगा ये समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसे समझते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। A person goes to office at the rate of x kilometer per hour and comes back at the rate of y kilometer per hour. Find his average speed. यहां पर x और y की जगह पर किसी क्वेश्चन में आने वाले एग्जाम्पल में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती हैं, 40, 50, 60। उसी x और y की जगह पर हम उसका भी इसी तरीके से यूज करेंगे जो अभी हम शॉर्टकट में करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है। अब यहां पर एक व्यक्ति जब दफ्तर गया तो हमें तो नहीं पता क्या डिस्टेंस है, कौन गया है, कहां से गया है, बट गया है। फिर वो आया भी है। आया कहां से है? आया बिल्कुल वहीं से है जहां गया था। दैट मीन्स डिस्टेंस इज इन बोथ द केसेस सेम। अभी हमें यह भी नहीं पता कि जब वो गया था वो कितना है। तो डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे चैप्टर में जानते हो क्या है? बेसिकली डिवाइड होने वाली एक वैल्यू है। कभी टाइम से डिवाइड हो रही है तो कभी स्पीड से। और जो नंबर 2 नंबर से या 2 नंबर से अधिक नंबरों से भाग होने लगता है उसे हम उसका कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। अब कॉमन मल्टीपल तो पता नहीं कितने होंगे। क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा डिवाइड ना करना पड़े, बड़ी बड़ी वैल्यू ना सोचनी पड़े, तो उसी कॉमन नंबर के अंदर अगर हम L का यूज करते हैं तो LCM की बात आती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम x और y से भाग होने वाली, क्योंकि यहां पर x और y जो है स्पीड है, तो वो भी भाग कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी वैल्यू सोचें जो x से भी भाग हो जाए और y से भी? दैट इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, मीन्स xy। यहां पर सॉल्यूशन में
अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास स्पीड अवेलेबल है और वो है x और y, और नहीं अवेलेबल है तो डिस्टेंस, जिसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द गिवन स्पीड्स। x और y का एलसीएम xy हुआ, तो हम इसका मतलब जब दफ्तर गए तो xy गए और जब आए तो भी xy आए। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये होता 600 और स्पीड होती 50, तो क्या करते आप ये जानने के लिए कि टाइम कितना लगा, डेफिनेटली डिवाइड करते। तो आप यहां पर अगर ये जानना चाहें इस x और y की टर्म में कि आपको क्या टाइम लगा होगा, तो xy को डिस्टेंस मानते हुए और x को स्पीड की वजह से आप डिवाइड करें, तो आपके पास टाइम जाने में लगेगा xy अपॉन x, कैंसिल हो गया, दैट इज y। इट मींस यू हैव टेकन y टाइम। अब आप वापस आ रहे हैं, डिस्टेंस आपका वही है xy और डिवाइड कर रहे हैं उसे y से, तो क्या टाइम लगा x। अब सवाल पैदा होता है कि हमें डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, तो एवरेज स्पीड का क्या है। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस में हम दफ्तर गए तो हमारा डिस्टेंस था xy, वापस आए तो भी डिस्टेंस हुआ हमारा xy, तो कैन आई से द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू xy एंड xy। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो xy और xy मिलकर 2xy होंगे। ठीक, अब किससे डिवाइड करना है, ऊपर देखिए जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस के नीचे टोटल टाइम। अब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो जोड़ोगे किसे, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट y में x जोड़ोगे या x में y जोड़ोगे, बात एक ही है। और इन्हें जोड़ने के बाद आपके पास आएगा x प्लस वाई, एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड व्हेन द टू स्पीड्स आर गिवन। अब आप कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, इवन आपके पास वो लॉजिक भी है जिससे वो शॉर्टकट बनाया गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिकली अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो फॉर्मूला नहीं मांगता आपसे, आंसर मांगता है उन वैल्यूज का जिसे उस कॉन्सेप्ट पे रखकर कुछ सवाल आपसे पूछे गए। तो जब तक आप ये सोचोगे कि शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है और 1% ऐसा हो जाए कि आपको फॉर्मूला याद ना आए, तब क्या करना चाहोगे, क्वेश्चन छोड़ना चाहोगे? नहीं, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन का फॉर्मूला मांगा ही नहीं है, उसने आंसर मांगा है। देखते हैं, अब थोड़ी देर के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है और हम बिना फॉर्मूले के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो और बढ़िया बात है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, माइनर सा फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला याद रहा तो टाइम बचेगा और आंसर जल्दी आएगा, और नहीं रहा तो भी आंसर आएगा, 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A person goes to his office at the rate of 60 km per hour and comes back at the rate of 40 km per hour. Find his एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर जा रहा है और 60 की गति से जा रहा है और 40 की गति से आ रहा है, तो हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या है। माय डियर, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान रहा हूं कि जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है वो आपको याद हो गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको एवरेज स्पीड का, सोचो। जी हाँ, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब x और y की वैल्यू आपके पास 60 और 40 है, तो डेफिनेटली आप x की जगह पे 60, y की जगह पे 40 पुट करेंगे, तो 2 गुणा में 60 गुणा में 40 होगा, और नीचे जब जोड़ेंगे तो वो 60 और 40 जुड़कर 100 हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन से योर आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो तब है जब फॉर्मूला आपको याद है। अब अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा कि किस तरीके से मैंने फॉर्मूला डेरिवेट किया था, एक्स और वाई का एलसीएम लिया था।
अब x और y की जगह पर आपके पास नंबर है 40 और 60। यहां आप 40 और 60 को स्पीड बोल रहे हैं और डिस्टेंस आपके पास एलसीएम पर डिपेंड है, और एलसीएम कहीं ना कहीं 40 और 60 का है, तो दैट इज 120। एक और मजे की बात बताता हूं, कभी कभी स्टूडेंट एलसीएम लेते समय 120 की जगह 240 बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 360 भी बोल दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस दिक्कत होगी थोड़ी सी कब, जब आप कोई ऐसा नंबर बोल दोगे जो एलसीएम का मल्टीपल नहीं होगा। इस टेक्निक में कोशिश करना गलती ऐसी हो कि अगर एलसीएम 120 है तो आपसे 240 निकल जाए, 360 निकल जाए, यानी कि 120 का मल्टीपल निकल जाए। हालांकि अगर ना भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या आएगी, वो वैल्यू ऐसी वैल्यू होगी जो डिवाइड नहीं होगी, जिसकी वजह से आंसर डेसिमल में आएगा टाइम का, और डेसिमल में टाइम वेस्ट होगा एडिंग और डिवाइडिंग में। इससे बेहतर होगा कि थोड़ा सा ध्यान लगाएं और एलसीएम ठीक से निकालें। तो एलसीएम ने निकाला जी 40 और 60 का 120, और देखते हैं कि हमें इसी डिस्टेंस पर काम करते हुए टाइम कितना लगेगा। 40 की स्पीड से 120 पे आपको लगेंगे 3 घंटे, और 60 की स्पीड से आपको लगेंगे 2 घंटे। आप सोच रहे हो कि 3 कहां से आया, 2 कहां से आया? अभी सिखाया ना मैंने आपको कि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। कहो तो मैं आपके लिए अलग से दोबारा कर दूं। फिर यहां पे जो टाइम आपके पास आया है, इसमें आपने 120 को 40 से डिवाइड किया है, और ये जो टाइम आया है यहां पर आपने 120 को 60 से डिवाइड किया है। तो ये दो स्पीड आपने पहले 40 लिख लिया, 60 लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस आपका सेम है और दोनों स्पीड आप यूज कर रहे हैं। तो फाइनली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 240, और कितने घंटों में? 5 घंटों में। अब आप कहें कि फाइनली आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे कि 240 को आपने 5 से डिवाइड करना है, और आपका आंसर आया है 48 किलोमीटर पर आवर। सो माय डियर, नाउ आई कैन से दैट इफ फॉर्मूला is there, you can calculate quickly, or if suppose formula is not there in your hand and you forget, that moment you can find out the answer by the concept of the same problem. क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या डिस्टेंस हमेशा दो स्पीड में बराबर होगा? हो भी सकता है और नहीं भी। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं हुआ तो किस किस तरीके से वो डिस्टेंस को अनइक्वल करने की कोशिश करेगा। कभी कभी डिस्टेंस देकर आपको अनइक्वल आपसे एवरेज स्पीड मांगेगा। जैसे आप कहीं जा रहे थे और उसमें से आपने पहले 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था 200 किलोमीटर। तब जब आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, स्पीड तो आपके पास अभी भी दो ही है, लेकिन डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस अलग हो तो दो तरह की प्रॉब्लम आती है। एक जो मैंने आपसे डिस्कस की कि डिस्टेंस दिया हुआ है 100 भी और 200 भी, और दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब किसी डिस्टेंस को फ्रैक्शन में तोड़ दिया जाता है। जैसे अ पर्सन ट्रेवल्ड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर इस तरीके से तोड़े तो रिमेनिंग इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/3 में तो 1 पार्ट आया, 2 पार्ट रह गए, तो रिमेनिंग में 2 पार्ट हो गए। अब हमें नहीं पता ये 1 पार्ट और 2 पार्ट क्या है, तो यहां कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ से एलसीएम को लेकर ही कुछ कैलकुलेशन ऐसी करनी होगी ताकि आंसर निकाल सके। आइए दोनों एग्जांपल्स को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट, जहां पर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है और अनइक्वल है। A person covers 100 kilometer at the rate of 50 kilometer per hour, and another 200 kilometer at the rate of 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, और उसके बाद
200 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखें कि हमें निकालना क्या है, औसतन गति यानी कि एवरेज स्पीड। बेसिक फॉर्मूला वही है क्या, अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, स्पीड्स और अनइक्वल डिस्टेंसेस। जब आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की थी तब डिस्टेंस आपके पास केवल 100 किलोमीटर था, और जब आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी तब आपका डिस्टेंस 200 किलोमीटर था। फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज स्पीड में आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस की प्रॉब्लम तो आपकी खत्म हो गई। क्यों, अवेलेबल है, गिवन है, कोई एलसीएम मानने की जरूरत नहीं है, अलग से एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो इस 100 और 200 को जब हम ऐड कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हमारे पास 300 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसे डिवाइड किससे करना है, टोटल टाइम से। इंफॉर्मेशन में ध्यान से देख रहे हैं आप कि यहाँ स्पीड है, यहाँ डिस्टेंस है और अभी तक टाइम नहीं है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। टाइम निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपके पास डिस्टेंस और स्पीड है तो कैसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि आपने 100 किलोमीटर को ट्रेवल किया है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम तो लगा ही है ना, कितने घंटे, 2 घंटे। फिर आपने 200 किलोमीटर को ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि यहां भी आपको समय लगा एंड दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब पहले 2 घंटे लग चुके हैं, फिर 5 घंटे लग चुके हैं, आपका कुल समय कितना लग गया, 5 और 2 7 घंटे। अब अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको 7 घंटे दिए जा रहे हैं और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो गया पहले वाला, दैट व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ योर्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि आप इसे डिवाइड करेंगे 300 को 7 से, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, यहां 2 जीरो रह गया, 7 दूनी 14, एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज योर एवरेज स्पीड 42 ऑल 6/7, 42 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। वो शॉर्टकट फॉर्मूला उनके लिए बना जहां पर डिस्टेंस बराबर था, और यहां शॉर्टकट नहीं है, इसलिए अनइक्वल डिस्टेंस आपको गिवन है। जब असमान दूरी हो तो आप इस शॉर्टकट फॉर्मूले को यूज ना करें जो आपने सीखा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब प्रश्न पैदा होता है कि इस सवाल के अंदर दूरी अलग अलग थी और दी हुई थी। अगर 1% दूरी अलग अलग हो परंतु ना दी हो तो फिर सोचना मुश्किल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे a person covers 1/3 of the distance at the rate of 20 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति ने कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और बची हुई दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। ठीक, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, बताइए कि उसकी औसतन गति क्या होगी। 1/3, अब इससे कैसे पता लगे कि जो 2 पार्ट्स हुए हैं उसमें पहले पार्ट में कितना है और दूसरे पार्ट में कितना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले यह पता लग जाए कि पार्ट्स का टोटल है कितना। फ्रैक्शन 1/3 में जहां नीचे 3 लिखा है, इसी 1/3 से सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका डिस्टेंस 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ तो ये एक पहला पार्ट है और 3 में से 1 चला गया, तो दूसरे पार्ट के अंदर
2 यूनिट है, मीन्स फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 1 यूनिट एंड द सेकेंड पार्ट डबल ऑफ द फर्स्ट, यानी कि 2 यूनिट्स। अब यूनिट से क्या मतलब है, क्योंकि इसी से हमें देखना होगा कि डिस्टेंस अगर जो भी हम सोचेंगे पहले वाले के लिए उसका जस्ट डबल सोचना पड़ेगा दूसरे वाले के लिए। अब जब हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता और दूरी बराबर होती है तब हम डिस्टेंस सोचते कैसे हैं? देखा था आपने पिछले से पिछले सवाल में कि हमने दी गई गतियों का या स्पीड का एलसीएम निकाला था। तो एक यूनिट को ही समझने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो आइए देखें कि जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और जो 40 की स्पीड दे रखी है, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 और 40 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 20 एंड 40, ये होगा आपका 40। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 40 को आप मान लेंगे क्योंकि एलसीएम निकाला आपने 1 यूनिट, तो जो दूसरे पार्ट में आपके पास डिस्टेंस है वो इससे डबल है। तो पहला डिस्टेंस आप एज्यूम करेंगे 40 किलोमीटर और दूसरा एज्यूम करेंगे क्योंकि डबल है 80 किलोमीटर। आइए देखें कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है और हमें उससे टाइम पता करना है। अब स्पीड आपके पास अगर 20 है तो आपने जो एलसीएम लिया ये 40, इसे आप 1 यूनिट, क्योंकि आपके पहले पार्ट में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है और वो एलसीएम के बराबर हो गया। अब मैं कहूं कि दूसरे पार्ट में जो आपका डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, जस्ट डबल है, इसलिए ये होगा 80 और स्पीड आपकी है 40। अब आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि किस डिस्टेंस को डिवाइड करना है, किस स्पीड से डिवाइड करना है और फाइनली एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा और टोटल टाइम क्या होगा। आइए देखें कि हमारा टोटल डिस्टेंस तो क्लियर हो चुका, हमें 40 और 80 मिलाकर 120 यानी कि 120। तो एवरेज स्पीड, अब बार बार बताने की तो जरूरत नहीं होगी, समझ आ गया होगा कि एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, 120 किलोमीटर। अब टाइम देखते हैं। आप 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से गए, कितने घंटे में, 2 घंटे में। कैसे, वही सिंपली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 40/20 मतलब 2। फिर 80 को 40 से भाग करेंगे क्योंकि दूसरे वाले डिस्टेंस के अंदर भी आपको टाइम लगा होगा। एंड हियर यू हैव टेकन हाउ मच टाइम, 2 आवर्स अगेन। तो वी कैन से यू हैव 4 आवर्स टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। तो जब आप इस 2 और 2 4 से डिवाइड करेंगे इस 120 किलोमीटर को, तो आपका आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ वी कैन से इफ 2 स्पीड्स आर देयर, डिस्टेंस आर सेम और नॉट सेम, इफ नॉट सेम एंड गिवन and not same and not given, how can we find out the average speed? So in these 3 examples, I think it's clear to you how you will find out the answer in examination hall 2. तो my dear, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए टॉपिक आसान होता जाएगा। क्या इतने से क्वेश्चन से आपको लगता है कि टाइम एंड डिस्टेंस आपको आ गया? अभी तो शुरू हुआ है। स्पीड कि जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं कि मैंने अपनी क्लासेस में जब भी बच्चों से पूछा कि 2 स्पीड से एवरेज स्पीड निकालने के लिए किस शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करते हो, तो जनरली जवाब आता है 2xy अपॉन x प्लस y। अब अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस फिर बराबर है और स्पीड आपकी 3 है और 3 बराबर डिस्टेंस है, तो हो सकता है अब परसेंटेज बच्चों की कम हो जाएगी बताने वालों की। पहले बताने वाले अगर मान लीजिए कि 70 में से 30 बच्चे बताने वाले हैं कि 2xy अपॉन x प्लस y उन्हें पता है, तो अब वो 30 भी नहीं रहेंगे, उनमें से कुछ ही बच्चे रह जाएंगे जिन्होंने शायद कोई शॉर्टकट किताबें वगैरह पढ़ी हों। तो जवाब आएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब मैं आपसे बोलूं ये फॉर्मूला याद नहीं आया एग्जाम में, तो जवाब देना है ना हमें। क्या चाहते हैं आप, फॉर्मूला याद करना या बनाना? पहले मैंने आपको बहुत आराम आराम से बताया कि फॉर्मूला कैसे बना, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया
कि वो जो स्पीड आपको दे रखी है और डिस्टेंस बराबर है तो उसका आप एलसीएम निकालेंगे तो डिस्टेंस होगा। और जब आप एक्स और वाई का एलसीएम निकाल रहे थे तो क्या आया था, एक्स वाई। अब 3 स्पीड होंगी तो सिर्फ एक्स और वाई तो नहीं हो सकता ना, जेड भी होगा, यानी कि तीसरा वेरिएबल भी होगा। इसीलिए फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड दिखाई देता है। तो एक्स वाई जेड है क्या, एलसीएम ही तो है एक्स का, वाई का और जेड का। आइए देखते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड बाय द 3 स्पीड्स व्हेन द डिस्टेंस आर सेम। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड व्हेन three speeds x, y and z are given to traveled same distance. So my dear, instead of x or y we have z. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्टकट फॉर्मूला डेरिवेट कैसे हुआ। यहां पर स्पीड्स x है, y है और z है। अभी दिमाग चलने लग गया होगा आप लोगों का कि अब सर क्या करने वाले। यस ऑफ कोर्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा। डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा, बस ये बोल दिया सेम है। सेम है तो क्या है, फिर दोबारा एलसीएम निकालते हैं x का, y का और z का। ये होगा माय डियर आपका x, y, z। तो फिर आपने तीनों केसेस में सेम बोला तो आपका डिस्टेंस हर बार क्या हुआ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस तो अवेलेबल हो गया। जरा टोटल करें इससे पहले, तो आधा आधा काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एवरेज स्पीड को पहले देखने के लिए एक पार्ट देखते हैं उसका कि टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास। तो अभी मैं कहूं कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो जो आपने डिस्टेंस एज्यूम किया है एलसीएम में एक्स वाई जेड, जरा इसका टोटल तो करो। 3 बार एक्स वाई जेड को जब जोड़ोगे तो 3 XY Z हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 XY Z। ये कारण है शॉर्टकट में 3 XY Z दिखाई देने का। अब सवाल पैदा होता है कि सिर्फ 3 XY Z से तो काम चलने वाला नहीं है। अभी तक तो हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम तो है ही नहीं। टाइम इज नॉट अ बिग डील। टाइम बराबर होता है ना दूरी बटा चाल के, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो यहां जब आप एक्स वाई जेड को एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई जेड आएगा। ये आपका पहला टाइम है। फिर दोबारा से इसी एक्स वाई जेड को अब दूसरी स्पीड यानी कि वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई कटेगा, उसके बाद क्या आएगा, जेड एक्स। फिर दोबारा से इसी डिस्टेंस को यानी कि एक्स वाई जेड को आप जेड से डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा, एक्स वाई। पहला टाइम जेड वाई, दूसरा जेड एक्स, फिर एक्स वाई। जिस ऑर्डर में दिख रहा है उस ऑर्डर में किताबों में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन 3 वेरिएबल्स को एक साइक्लिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, अगर हम इस सर्कल के आगे यहां एक्स लिख लें, यहां वाई लिख लें और यहां जेड लिख लें तो एक्स से वाई याद करने के लिए आसान रहता है, वाई से जेड और जेड से एक्स। इस ऑर्डर में अगर आप इसे देखें तो ये दिखाई देगा आपको टोटल टाइम एंड दैट इज xy plus yz and zx. And so this is the formula we can say we can use when the 3 speeds are given. बट मैं आपको एडवाइस करूंगा इस फॉर्मूले को आप तभी यूज करें जब आपके पास स्पीड्स वेरिएबल में हो, जैसे ABC हो और आंसर देना हो कि ABC में तीनों डिस्टेंस अगर सेम है तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन क्या सॉल्व करके देगा आपको, 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। लेकिन अगर इसी की जगह नंबर आ जाए तो मैं कहूंगा कि जब तक आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं एलसीएम निकालकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन के अंदर जहां पर आपको लगेगा भी नहीं कि डिस्टेंस बराबर है बट फिर भी बराबर होंगे। देखें कैसे। ओके, अ पर्सन ट्रेवल्ड 1/3 of the distance at the rate of 60 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति ने कुल दूरी का 1/3 भाग
60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग he traveled at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर, और शेष का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, एंड द रिमेनिंग he traveled at the rate of 20 किलोमीटर पर आवर. Find his average speed. बताइए कि उसकी औसतन गति क्या होगी. सो माय डियर, अब ये 1/3, रिमेनिंग का हाफ एंड रिमेनिंग इक्वल डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, जरा समझते हैं. सबसे पहले इस लैंग्वेज में 1/3 का क्या मतलब है. जहां 1/3 यूज हुआ वहां डिस्टेंस के 3 पार्ट होंगे, और 1/3 का मतलब है पहला पार्ट 1 यूनिट हो गया. तो बाकी का जो रिमेनिंग है उसमें कितने पार्ट बचे? 3 में से 1 गया 2. फिर सवाल पैदा होता है, क्या लिखा गया आगे? हाफ ऑफ द रिमेनिंग. हाफ ऑफ द रिमेनिंग मतलब 2 का आधा, यानी कि 1 यूनिट. अब जिसकी टोटल 3 यूनिट हो, 1/3 में 1 यूनिट चली गई हो, फिर हाफ ऑफ द रिमेनिंग में 1 यूनिट चली गई हो, तो 3 में से यूनिट बची कितनी माय डियर? ओनली 1. सो यू कैन से इन ऑल द डिस्टेंसेस द यूनिट इज 1, 1 एंड 1. तो इससे क्या पता लगा? जो डिस्टेंस है वो सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होता है तब हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx. फिर भी अगर आपको याद नहीं आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं जिसे मैंने फॉर्मूला बनाया, एलसीएम प्रोसेस. तो माय डियर, चलिए देखते हैं कि अगर हमने यहां पर 60, 30 और 20 इसी स्पीड्स का एलसीएम लिया फॉर डिस्टेंस, तो क्या होगा? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. अब स्पीड की बात करें तो कितनी स्पीड है आपकी? एक 60 है, एक 30 है, और एक 20 है. ऐसी वैल्यू जो 60, 30 और 20 से डिवाइड हो जाए क्या होगी? एलसीएम, दैट मीन 60. सो वी कैन से ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है इस बात को कि डिस्टेंस बराबर है, तो पहले में भी 60, दूसरे में भी 60 और तीसरे में भी 60. अब हमें टोटल डिस्टेंस की टेंशन नहीं रही. वो हो गया हमारा बेसिकली कितना? 60 को 3 बार ऐड करोगे तो 180. अब एवरेज स्पीड किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस जो आ चुका 180 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल टाइम में टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, कितना कितना टाइम लगा होगा? जब 60 की स्पीड से आप 60 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 घंटे में पहुंचोगे, और जब 30 की स्पीड से आप जाओगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे, और जब 20 की स्पीड से जाओगे तो आपको 3 घंटे लगेंगे. चलिए, 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, कुल लगे कितने घंटे लगे आपको? 6 घंटे. और इस 6 घंटे में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 180 किलोमीटर. सो माय डियर, ये जो टोटल टाइम है ये आपकी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड निकालने में. एंड व्हेन यू विल डिवाइड इट by 6 hours, you will have 30 kilometer per hour speed. That is your average speed, औसतन चाल. So it was example when we find out the answer for average speed when the distance are same. अभी अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस 3 स्पीड में भी अलग अलग हो जाए तो प्रॉब्लम कंपटीशन लेवल पर जाकर आपका टाइम कंज्यूम करने लगेगी.
और अब तो माय डियर यूं समझ लीजिए कि हर सवाल 2 नंबर का हो गया है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो कैसे पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता था, अब क्वेश्चन तो एक ही आता है, नंबर 2 हो गए हैं, प्री में भी और मेंस में भी। यहां मार्क्स को देखते हुए नहीं, क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए छोटा करते हैं। हमारे पास अगर डिस्टेंस भी तीनों अलग अलग हो जाएं और स्पीड हमारे पास अवेलेबल हो और डिस्टेंस ना दिए हो, तब किस तरीके से सॉल्व करें कि वो फ्रैक्शंस से भी बच जाए हम, जहां पर वो अलग अलग पार्ट्स में टूटे हुए हैं और एवरेज स्पीड भी आ जाए। आइए देखते हैं। A person covered 1/3 of the distance at the rate of 60 km/h and 1/4 at the rate of 30 km/h and the remaining at the rate of 20 km/h. Find his average speed. माय डियर, डिस्टेंस को हमने 3 बार तोड़ा। पहली बार जब तोड़ा या उसे डिवाइड किया तो कुल डिस्टेंस का हमने 1/3 किया, और सेकेंड टाइम फिर टोटल डिस्टेंस पे ही काम किया, उसका 1/4 किया। अब रिमेनिंग वगैरह कोई वर्ड यूज नहीं हो रहे पिछले सवाल की तरह, और फिर जो एंड में जो रिमेनिंग बचा उसको हमने ट्रेवल किया। सर मेरा ना कंसंट्रेशन जा रहा है और शब्द गलत हो रहे हैं, ये तो ऐड कर लोगे ना, एडिट हो जाएगा ये। तो अ पर्सन कवर्ड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 60 km/h। अब ये डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं कि उसका 1/3, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर 1/4 भी टोटल पे ही कर रहे हैं, और एंड में कह रहे हैं कुछ बचा है। अब ऐसे फ्रैक्शन जहां 1/3 1/4 आ जाए, वहां आपकी स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाएगी। इससे बचने का क्या तरीका है? एलसीएम एक बहुत अल्टीमेट सोल्यूशन होता है बहुत सारे ऐसे नंबर्स और प्रॉब्लम्स का। अभी हमें 2 बार एलसीएम लेना पड़ेगा, पहली बार इस फ्रैक्शन से बचने के लिए, दूसरी बार डिस्टेंस की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो सबसे पहले माय डियर हम एक काम करते हैं, हम पहले इस फ्रैक्शनल डिस्टेंस से बचते हैं जहां पे 1/3 और 1/4 यानी कि 3 और 4 ये 2 नंबर हमें तंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि डिस्टेंस में कितनी यूनिट होनी चाहिए। तो यहां हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस में कितनी यूनिट होनी चाहिए। इस 1/3 और 1/4 के अंदर जो वैल्यू आपको दिख रही है 3 और 4, तो 3 और 4 का आपने निकाला एलसीएम। तो आपने 3 और 4 का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 12। मीन्स आप जिस डिस्टेंस पे काम करने जा रहे हो उसके अंदर 12 यूनिट्स हैं। अब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 समझते हैं कि किस पार्ट में कितनी यूनिट होगी। तो माय डियर हमने इसे पूरा डिस्टेंस मान लिया इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इस 12 यूनिट्स में सबसे पहले लिखा था 1/3, यानी कि 12 का 1/3 कितनी यूनिट आ गई 4 यूनिट। तो हमारे पहले वाले पार्ट में आ गई 4 यूनिट्स। मतलब हम जो भी डिस्टेंस एलसीएम लेंगे अगर वो 1 यूनिट है तो उसका 4 गुना यहां पर रखना पड़ेगा ताकि हम इस डिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकें। फिर इसी टोटल का बोला 1/4। अब आप 12 का 1/4 करोगे तो 3 आएगा। और माय डियर यहां पर जब आप इस 3 यूनिट्स को यूज करेंगे तो वो आपका सेकंड पार्ट होगा। फिर लिखा था रिमेनिंग डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जहां 12 यूनिट है वहां पहली पार्ट में 4 यूनिट चली गई, दूसरे पार्ट में 3 यूनिट चली गई, तो 12 में से 4 और 3 7 यूनिट चली गई, तो रिमेनिंग क्या बची 5 यूनिट्स। तो ये समझ हमें आ गया कि जिस डिस्टेंसेस पे हमने एवरेज स्पीड का क्वेश्चन सॉल्व करना है
वहां 4, 3 और 5 का क्या रोल है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो स्पीड्स अवेलेबल हैं वो भी अलग अलग है। तो पहले डिस्टेंस का सॉल्यूशन निकाला हमने 3 और 4 के अलग अलग होने से। अब जरा हम स्पीड से बचें और एक ऐसा डिस्टेंस सोचे जो इनसे डिवाइड हो जाए, दैट इज अगेन एलसीएम। अब की बार हम देखेंगे कि हमारे पास स्पीड्स 60, 30 और 20 जो है, अगर उसके बेस पर हम डिस्टेंस को क्लियर करें तो समझना होगा कि यहां 4 यूनिट, यहां 3 यूनिट और यहां 5 यूनिट के साथ वह एलसीएम लिखा जाएगा। एलसीएम होगा इन तीनों स्पीड्स का 60, 30 और 20 का, दैट मीन 60। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, यही वैल्यूज थी। अब वो 60 आप यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे और यहां भी। ऐसा करने से आपकी जो वैल्यूज जिसे आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं वो डेसिमल में नहीं आएगी और स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। टाइम को जरा ध्यान से देखते हैं कि जब आपने 60 को 60 से भाग किया तो कितना आया, क्योंकि 4 गुना 60 था डिस्टेंस आपका, तो 4 आएगा। फिर आपने 30 से 60 को डिवाइड किया तो 2 आया, और वो 3 गुना है उसका, तो 3 दूनी 6। ऐसे ये 5 गुना 60 में जब आप 20 से भाग करोगे तो 60 को 20 से काटोगे तो कितना आएगा, 30, 3, और उसके बाद 3 पंजे 15। अब फाइनल आंसर देना है। अगर नहीं समझ आता तो मैं दोबारा बताता हूं कि ये 4 कैसे आया, 6 कैसे आया, 15 कैसे आया। वही काम कर रहे हैं आप टाइम निकालने के लिए, स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, और जो डिवाइड होने के बाद आ रहा है वो आपका टाइम है। ठीक, फाइनली आप समझ चुके हैं कि एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बीइंग स्टूडेंट क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस करने के लिए, मेरे ख्याल से शायद यही कि 4 को 60 से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा, फिर 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 180 हो जाएगा, फिर आप 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 300 हो जाएगा, फिर उन्हें जोड़ेंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 60 कॉमन है ना। तो यूनिट कितनी थी जो हमने एज्यूम की थी, 12, और एलसीएम कितना आया, 60। तो 12 × 72 सीधा हो गया। आप पहले 240 फिर 180 फिर 300 जोड़ते तो भी यही आता। तो बेटर क्या है, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 12 यूनिट का गुना एलसीएम ऑफ स्पीड। अब सवाल पैदा होता है, टाइम कितना है आपके पास। टाइम है आपके पास 4 घंटे, 6 घंटे और 15 घंटे, अर्थात 25 घंटे। देखिए जरा हमारा आंसर क्या आता है, 12 गुना 60 और बटा में 25। 60 को आप जब 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, यहां 5 आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया। ये तो आप मेरी पहली क्लासेस में सीख चुके हो कि 12 का स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल है कि 12 गुना 12 144 और ये 5। अब जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है जी, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40। सो योर आंसर फाइनली माय डियर 28.8 किलोमीटर पर आवर। तो इस सेशन में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे इंटरेस्ट पैदा करें। देखिए आप छोटा सा एक एवरेज स्पीड का प्रॉब्लम है, कितने वेरिएशन से भरा हुआ है। अब जब आप हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं और अगर हम उसके अंदर कोई 1 या 2 वेरिएशंस करा के छोड़ देते हैं तो आप किसी किताब में जब इस तरह के सवाल देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ इस तरीके से पढ़ें कि किसी एक नहीं, किसी भी किताब से पढ़ें तो प्रॉब्लम ना आए। और ये प्रॉब्लम तब खत्म हो सकती है माय डियर जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो। पीछे अभी मैं आपको एग्जांपल की बात बताऊं कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ा दिया, दो स्पीड से पढ़ा दिया एवरेज स्पीड, 3 से पढ़ा दिया एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। अभी पीछे एसएससी के पेपर की बात बता रहा हूं कि 2015 में जो मेंस का पेपर रहा उसके अंदर क्या था, उसमें 4 स्पीड थी। वो 4 स्पीड से एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो वैसे स्टूडेंट को नहीं पता होता। जिस कॉन्सेप्ट से मैंने 3 स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डेरिवेट किया और उसके बाद आपने बिना फॉर्मूले के आंसर निकाला, अगर आपको समझ आ गया तो 4 नहीं कल को 5 स्पीड भी अचानक आएंगी तो आप डेफिनेटली एवरेज स्पीड निकाल लोगे। आई होप यू एंजॉय द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। एंजॉय टिल देन। थैंक यू।